नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा? काफ़ी इवेंटफुल फ़ील करेंगे, काफ़ी हैपनिंग यानी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही होगी या अप्रैल के मंथ में होगी, लेकिन आपको बहुत सँभल कर के रहना है अप्रैल के मंथ में। ख़ास करके 5 ग्रहों की युति आपके लग्न में है, यानी असेंडेंट फर्स्ट हाउस, जो कि आपके पूरे लाइफ को रूल करता है, पूरे जीवन को रूल करता है। लग्न एक बहुत इम्पोर्टेंट भाव है, घर है कुंडली का, जिससे ओवरऑल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए आपको अगर देखना हो और उनमें से 12हों घर में से कोई एक घर पकड़ना है, तो आप लग्न के घर को पकड़ के चलेंगे। लग्नेश का ही इतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसी वजह से, क्योंकि लग्न अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग घर है जो आपके ओवरऑल लाइफ को दर्शाता है। और पहले भाव में 5 ग्रहों की युति, यानी काफ़ी कुछ एक्टिविटी आपके लाइफ में हो रही होगी या होगी अप्रैल के मंथ में। लेकिन बैकफुट पे रहने के लिए मैंने क्यों बोला है, ऐसा इस बात को जानने के लिए केयरफुली इवैल्यूएट करते हैं प्लैनेट्स को कि कौन-कौन से ग्रह यहाँ पर हैं और उनके आपस में उनका स्वभाव क्या है, क्या आपस में उनकी तालमेल है या अनबन है। इस बात को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। आपके लग्नेश तृतीय भाव में है, जो कि अच्छी पोजीशन है लग्नेश की, लेकिन लग्न में आपके सूर्य, शनि, शुक्र, राहु, बुध, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी प्लैनेट्स हैं, यानी विपरीत स्वभाव के ग्रह आपस में एक साथ बैठे हैं। तो क्या होगा अगर ऐसे लोगों के साथ आपका बैठना हो जो आपके स्वभाव से मैच ना करते हो, जिनके साथ आपकी नहीं बनती हो, उन लोगों के साथ आप बैठेंगे तो क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि, पहले स्टेप वाइज़ हम चलते हैं। सूर्य और शनि को अगर मैं देखूँ, तो एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक हॉट है, एक कोल्ड है, एक फायर है, एक लेड है या लोहा है। पिता-पुत्र हैं, आपस में बनती नहीं, पुत्र को पिता से प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपस में इन दोनों ग्रहों की एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनती है, यानी डिस्प्यूट होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आपको पूरे मंथ में खास करके 14 अप्रैल तक, जब तक 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य आपके लग्न में है, तब तक आपको डिस्प्यूट से संभल करके रहना चाहिए। बहुत क्लियरली डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है ये। और दूसरा है कि शनि और राहु, इसी घर में शनि और राहु भी विराजमान हैं, यानी राहु वो हैं जो भ्रम फैलाते हैं और शनि वो जो हैं जो ऑडिटर हैं, पुलिसमैन ऑफ गॉड हैं, ऑडिटर हैं, यानी जिनको सच से और कर्म से मतलब है और राहु को भ्रम से, छलावा से मतलब है। आम जनता तक पहुंचाते हैं। आपके 12वें घर के स्वामी हैं, उस पे भी हम आएँगे, लेकिन अभी ग्रहों के आपस में क्या उनका अपना बेसिक डीएनए है, उसको हमें समझना ज़रूरी है। तो शनि डिसिप्लिन है, ट्रूथ है, ऑनेस्टी, और राहु छलावा, डिसऑनेस्टी, साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी तरीके से आपको सक्सेस ला कर के देना, भ्रम पैदा करके सक्सेस ला कर के देना। ये तो अच्छी बात है कि सक्सेस लाते हैं, लेकिन देने का तरीका इनका बिल्कुल गलत तरीका होता है। विद्रोही है, रिबेलियन है राहु। और वहीं पे शनि बहुत शनैः-शनैः यानी धीरे-धीरे, ग्रेजुअली, डिलेड वे में, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में ये आपको कहीं पर ले जाते हैं। तो शनि और सूर्य का आपस में डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है। शनि और राहु, शनि और सूर्य, ये डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है। और सूर्य और राहु इसको विष युति बोलते हैं। शनि और राहु को श्रापित युति बोलते हैं। श्रापित यानी अगर मॉडर्न कंटेक्स्ट में समझें तो अनफोर्सीन ऑब्स्टेकल्स, जिसको पहले से, जिन परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का अंदाजा ना लगा जा पाए, उन परिस्थितियों को, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, जो आपके खिलाफ अगेंस्ट चीजें हो रही है, उसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सके, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएगी, क्योंकि यहाँ पे शनि राहु भी साथ में है। तो सूर्य और राहु की विषयुति होती है, शनि राहु की श्रापित युति होती है। सूर्य और शनि की आपस में मतभेद है। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के स्वामी भी हैं, यानी 11वें भाव के स्वामी हैं।
तो फ्रेंड से खास करके आपको बैकफुट पे रहना है। यहाँ पे शुक्र होने के वजह से, शुक्र और राहु भी हैं, तो दोनों मायावी ग्रह हैं। शुक्र आपको सुख ज़रूर देते हैं, लेकिन आपके अष्टमेश भी हैं। इस बात को ध्यान रखना होगा। शुक्र भौतिक सुख ज़रूर देते हैं और राहु भौतिक सुख गलत तरीके से देते हैं, यानी कहीं न कहीं लग्ज़री जो आपको कम्फ़र्ट शुक्र देंगे, उसको मिसगाइडेड कम्फ़र्ट में परिवर्तित कर देंगे राहु। जैसे पार्टी हो रही है, वो शुक्र की देन है, लेकिन वहीं पे सिगरेट, ड्रिंक्स, ड्रग्स इस तरह की चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट राहु की देन बन सकती है। इसलिए कोई भी सेलिब्रेशन अगर घर में होता है, शुक्र यहाँ पे 31 मई तक है, 28 जनवरी से 31 मई तक, तो उसमें 18 मई तक राहु का गोचर है लग्न में। उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिसगाइडेड ना हो, यानी आपकी जो कंफर्ट है या एंजॉयमेंट है, वो नेगेटिविटी में नहीं परिवर्तित हो जाए। वहीं देखिए छठे भाव के स्वामी सूर्य, आपके सूर्य कौन है? आपके षष्ठेश हैं, यानी विपत्ति लाने वाले ग्रह हैं, जो 14 अप्रैल तक आपके लग्न में हैं। और षष्ठेश भी आपके लग्न में है, अष्टमेश भी आपके लग्न में है। शुक्र आपके लग्न में 31 मई तक हैं और 12वें घर के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी शनि, इनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। शनि भी 29 मार्च को आपके लग्न में आ चुके हैं। तो 6, 8, 12 तीनों ही घर के स्वामी आपके लग्न में आए हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों से आपका पीछा पाला पड़ने वाला है, पीछा नहीं छूटेगा। और 2 केंद्र के स्वामी बुध, यानी सप्तम भाव जो कि अष्टम से 12वां स्थान है, मारक स्थान है, उसके स्वामी भी बुध आपके लग्न में हैं। तो इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले प्लैनेट्स, को जन्म देने वाले प्लैनेट्स कुछ ऐसे हैचअप हो रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है ग्रहों में, जिससे आपके लिए एडवर्स सिचुएशंस लाइफ में आ सकती है। यू हैव टू बी केयरफुल, आपको सावधानी बरतनी चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि षष्ठेश, अश्मेश, द्वादशेश आपके लग्न में हैं। आपस में जो 5 ग्रह बैठे हैं, इनकी तालमेल नहीं बनती और ये सब कुछ आपके लग्न में हो रहा है। 12हों राशि में मीन ही वो राशि है जहाँ पे 5 ग्रहों की युति है और इसके वजह से एक ग्लोबल इवेंट को सारे ज्योतिष ने इंडिकेट किया है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि ये 29-30 मार्च का युति है और अप्रैल में युति है तो सिर्फ अप्रैल तक हो करके रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बर्थ ले रही है, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। 1962 1962 की अगर आप कुंडली देखें, राशि की गोचर देखें, तो 1962 में आपको ये नजर आएगा कि मकर राशि में 8 ग्रह उपस्थित थे फरवरी के महीने में। फरवरी मंथ में, मैं रिपीट करता हूँ, 1962 में फरवरी मंथ में मकर राशि में 8 ग्रह स्थित थे और सिर्फ राहु बाहर थे। राहु छोड़ करके बाकी सारे ग्रह आपके मकर राशि में थे फरवरी मंथ में। तो ऐसा क्या बड़ा हुआ? उसकी स्टडी जब मैंने किया तो ये पाया कि फरवरी मंथ में कोल्ड वॉर 1962 में चल रहा था, वो ग्रेजुअली एस्केलेट करता चला गया और अक्टूबर मंथ आते-आते उसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है। दैट इज़ द नियरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कन्फ्रंटेशन, यानी आपस में झगड़े का सबसे करीबी झलक जो देखा गया दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का, वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 का अक्टूबर मंथ का। फरवरी में जब आठों ग्रह मकर राशि में हुए तो कुछ इवेंट्स उन्होंने ऐसा ट्रिगर किया जो आने वाले कुछ महीनों में, जो जाकर के अक्टूबर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से वर्ल्ड हिस्ट्री में आप अगर गूगल करें तो आपको मिल जाएगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अक्टूबर 1962, जिसमें यूएस ने क्यूबा में और रशिया ने अपने सारे न्यूक्लियर स्टेशंस को एक्टिवेट कर दिए थे। ये करीब 2 वीक्स का स्टैंड ऑफ था
जिसमें न्यूक्लियर वॉर होने की पूरे चांसेस थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये सिचुएशन क्लोजेस्ट तब आई थी 1962 में, जब मकर राशि में 8 ग्रह थे। यहाँ कोई कंपैरिजन की बात नहीं है कि हम अब सिर्फ 5 ग्रह की यहाँ युति हो रही है, लेकिन 8 के 8 ग्रह यहाँ पे केतु को देख रहे हैं। सारे ग्रहों की दृष्टि यहाँ केतु पे है और 3 अप्रैल के पहले मंगल की भी दृष्टि केतु पे थी, चौथी दृष्टि, और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी केतु पे थी। तो कन्या राशि में 8 ग्रहों की दृष्टि थी और 5 ग्रह आपके वाली राशि में, मीन राशि में हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप केयरफुलनेस बरतें, यानी आप सावधानी रखें, और बहुत हैपनिंग फील अगर कर रहे हैं तो अपने डिसीजंस को क्विक डिसीजंस ना लें, प्रॉपरली इवैल्यूएट करके चलें, तो वो आपके लिए सावधानी रखना बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ शनि आपके लग्न में 29 मार्च को आए हैं, 2.5 साल के लिए आए हैं, यानी टोटल डेज अगर देखें तो 921 दिन के लिए आए हैं। 29 मार्च से 3 जून 2027 तक वन गो में शनि आपके लग्न में रहेंगे और दशम दृष्टि से, आपके 10th दृष्टि से दशम घर को, भाव को देखेंगे। तो यू मस्ट बी सिंसियर, आपको सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, शनि का ये रोल होता है। अगर आप खुद से इसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे प्लैनेट के मिशन को, तो शनि आपसे वो चीज़ करवा लेते हैं। सबसे अच्छे उपाय में से शनि का मैं ये मानता हूँ कि इंसान खुद डिसिप्लिन्ड हो जाए। जैसे कि दिन की शुरुआत होती है, तो शनिवार के दिन खुद अपने घर का झाड़ू लगा कर के जाए, तो उसने शनि को जो आपको कष्ट देना है, आपने खुद ही एम्ब्रेस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो कोई भी मीन जो वर्क है, मीन वर्क मीन्स लोअर कैटेगरी के वर्क जो माने जाते हैं समाज में, झाड़ू देना, टॉयलेट साफ करना, जो ग्रेड 4 एम्प्लॉइज़ को हम जिनसे करवाते हैं, अगर आप वो स्वयं करने लगें, तो शनि का पर्पस वहाँ स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने का है और डिसिप्लिन में लाने का होता है। तो लग्न में शनि का गोचर 2.5 साल का, ज़रा-सा आपके लिए डिसिप्लिन, एक ऑडिटर है, पुलिसमैन ऑफ गॉड है, यू हैव टू बी, इट इज़ नीदर अ फ्रेंड और फो, ना दोस्त है आपका, ना दुश्मन है। जैसा आप कर्म करेंगे, आपको वैसा ही ला करके शनि सामने फल देते हैं। फिर 3 जून के बाद, 3 जून 2027 के बाद 20 अक्टूबर 2027 तक शनि मेष राशि में रहेंगे, यानी आपके दूसरे स्थान पे, और 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक दोबारा से आपकी मीन राशि में रहेंगे। यानी इस 2.5 साल का फेज़ जो 921 दिन का होता है, वो आपके लग्न से शनि का गोचर रहेगा। तो शनि आपके जो कर्म हैं उसको इवैल्यूएट करेंगे। इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अभी से सावधानी बरतें। और जहाँ तक आपके लग्नेश की बात है, तो लग्नेश की फाइंडिंग्स देखिए यहाँ पे 3 राशि 2025 में 3 राशि को क्रॉस करेंगे। मई 18 को वृषभ से निकल करके आपके चौथे भाव में जाएँगे, और चौथे भाव में, यानी मिथुन राशि में 154 दिन मिथुन राशि में है, यानी 5.13 मंथ्स, करीब-करीब 5 सवा 5 महीने में पूरी राशि, ये स्पीड रहेगी इनकी, इतनी ज़्यादा स्पीड रहेगी मिथुन राशि में 18 मई से लेकर के अठ 18 अक्टूबर तक। इन 5 महीने 5.13 मंथ्स में, यानी टोटल डेज़ अगर बोलें, तो ये टोटल डेज़ बनता है 124 दिन। और उसके बाद 18 अक्टूबर को ये एक्सॉल्टेशन में चले जाएँगे 49 दिनों के लिए। 49 दिनों के लिए कर्क राशि में, यानी इस साल की तीसरी राशि होगी उनकी। तो क्या स्पीड है आपके लग्नेश की, इस साल में कितने सारे चेंजेस आपके लिए ला सकते हैं, करा सकते हैं। तो जब ये स्पीड रहे, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर, हमेशा अच्छा रहता है कि उतने ही केयरफुलनेस आप इवैल्यूएशन करके चलें और केयरफुल रहें। दैट इज़ इक्वली बहुत इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट हो जाता है। एक्सॉल्टेशन स्टेट पे 25 दिन रहेंगे मार्गी डायरेक्शन में। वैसे टोटल जो कर्क राशि में है वो 49 दिन के लिए है, 49 डेज़। लेकिन क्योंकि नवंबर 11 से अगले साल फ़रवरी तक, मार्च 11 तक रादर, नवंबर 11 से मार्च 11 तक गुरु वक्री हैं, तो 18 अक्टूबर से
11 नवंबर तक। ये होते हैं 25 दिन जब एग्ज़ाल्टेशन साइन में रहेंगे, उच्च के रहेंगे गुरु आपके पंचम स्थान पे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके लग्नेश की स्पीड भी 3 राशियों को क्रॉस करके इस साल गुज़रने वाली है। बीच में आर्द्रा नक्षत्र में भी रहेंगे 13 जून से 14 अगस्त तक, 2 महीने के लिए मिथुन राशि में, और यहाँ पे बहुत स्पीड में रहेंगे क्योंकि 5 महीने में 5 सवा 5 महीने में पूरी राशि को क्रॉस कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड बहुत होने वाली है। और इस समय इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपको शायद ऑन ग्राउंड ये फ़ील नहीं हो पा रहा होगा इस वक़्त कि कुछ न कुछ स्ट्रैटेजिक चीज़ें जब होती है, लॉन्ग टर्म चीज़ें जब होती है, बदलाव आता है, तो ऑन ग्राउंड उस समय फ़ील हो ना हो, बट उस समय ज़ीरो ग्राउंड लेवल पे आपको केयरफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 14 अप्रैल को सूर्य हालाँकि उच्च के हो जाएँगे आपके दूसरे स्थान पे 14 अप्रैल से 14 मई तक, लेकिन क्योंकि ये षष्ठेश हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपको फ़ाइनेंशियल पोर्टफ़ोलियो में केयरफुल रहना है। और मंगल 7 जून तक 3 अप्रैल से जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, यानी आपके हाउस ऑफ इनकम के स्वामी हैं, वो नीच राशि के हैं, 5th हाउस में, पंचम भाव में, कर्क राशि में। तो 3 अप्रैल से 7 जून तक अवॉइड ऑल बिग फाइनेंशियल डिसीजंस। कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है फाइनेंशियली, और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के पहले 4 बार सोचें। तो अप्रैल के मंथ में ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ दैट यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत हैपनिंग फील कर सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशन वगैरह भी हो सकता है क्योंकि शुक्र हैं यहाँ पे 31 मई तक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रह राहु के साथ हैं, तो यहाँ इल्यूजन यानी आप मिसगाइडेड हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, और आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसका अंदाज़ा या पता अभी इमीडिएटली ना चले, बट उस कर्म के एक्शन का जो करंट है, जो फ़ोर्स है, वो आगे चल कर के ऐसा बैठे जो आपके लिए अनुकूल ना हो, फ़ेवरेबल ना हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस मंथ। अवॉइड लॉन्ग जर्नीज क्योंकि नवम स्थान के स्वामी मंगल हैं और ये नीच राशि के हैं, तो लॉन्ग जर्नीज भी आपको अवॉइड करना है। अप्रैल मंथ के कुछ पंचांग के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए 30 मार्च को नया साल शुरू हुआ, विक्रम संवत 2082 और साका संवत 1946। शुक्ल एकादशी 8 अप्रैल को है, प्रदोष व्रत 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को। तो जो लोग भी रेमेडीज करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, प्रदोष व्रत के दिन अच्छा होता है। और ये जो पंचांग के डेट्स हैं, 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को प्रदोष व्रत है, शुक्ल एकादशी 8 अप्रैल को है, चैत्र पूर्णिमा का दिन काफ़ी शुभ दिन है 12 अप्रैल का, अमावस्या का है 27 अप्रैल, और अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। साल के कुछ बहुत पावरफुल तिथियां हैं, उनमें से अक्षय तृतीया है। इसमें सूर्य भी उच्च के होते हैं और चंद्र भी उच्च के होते हैं, उच्च राशि के होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल तिथि में से माना गया है। तो आप जो भी रेमेडी करते हैं उसको आप कंटिन्यू करें और अपने फुल मंथ केयरफुल रहें, सावधानी बरतें, एंड दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मीन लग्न का अप्रैल 2025 का। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।